चलिए जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज का टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। एन ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन। एन ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन। जब भी कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो हमें लगता है अब गई हमारे हाथ से बात, अब इसने बीच में ये पंगा कर दिया। एन ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, सिंपली रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। कस्टमर चाह रहा है कुछ और इंफॉर्मेशन दे। एक कस्टमर के पास एक एजेंट पिछले 6 महीने से लगातार हर संडे को जा रहा था और 6 महीने तक लगातार जाता रहा। तो एक दिन कस्टमर ने कहा कि भाई मेरे पास अपना समय मत खराब करो, अगर किसी और के पास चले जाते तो शायद कोई पॉलिसी सेल कर लेते। तब एजेंट ने कस्टमर को पहले धन्यवाद कहा। सर, आप मेरे गुरु हैं, जिसने मुझे सिखाया कि कस्टमर पॉलिसी ना लेने के क्या क्या बहाने यानी ऑब्जेक्शन कर सकता है। सर, पिछले 6 महीने से जब आपने कहा कि मेरे मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने सीखा कि कस्टमर को इसका जवाब क्या दे सकते हैं। जब आपने कहा बीवी से पूछकर बताऊंगा, तो मैंने सीखा कि इसका क्या जवाब देना चाहिए। जब आपने कहा कि अगले महीने आना, तो मैंने सीखा कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। पिछले 6 महीने से लगातार मैं आपसे बहुत कुछ सीख चुका हूं, और किन किन कारणों से कस्टमर पॉलिसी नहीं लेते हैं और उनका जवाब कैसे देना है, ये चीजें मैं सीख चुका हूं। तो सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कोशिश की और पॉलिसी सेल हो गई, ये एक सक्सेस है। कोशिश की और पॉलिसी हो गई, सक्सेस है। मैंने पॉलिसी की और पॉलिसी सेल नहीं हो पाई, ये भी एक सक्सेस है। लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की, ये एक फेलियर है। जब हम घर से ही नहीं निकल रहे, ये हमारा फेलियर है। इसलिए कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो लास्ट समय तक हमें फाइट करनी चाहिए। पॉलिसी होगी तो भी सेल होगी, पॉलिसी नहीं होगी तो भी सेल होगी। या तो हमारी पॉलिसी सेल होगी या उसके बहाने सेल हो जाएंगे। ये एक गेम है जहां पर या तो वो अपने बहाने सेल कर देगा या फिर हम अपनी पॉलिसी सेल कर देंगे। कस्टमर कहता है कि मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये उस आदमी का सही ऑब्जेक्शन नहीं है। इस इंसान का बीमा ना लेने का सही कारण हमें पता करना होगा। जैसे हम उससे पूछ सकते हैं कि सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको बीमे की जरूरत नहीं है। आप पार्टी को बोलने दें, तब जाकर सही ऑब्जेक्शन सामने आएगा, फिर आप सही से जवाब दे पाएंगे। पार्टी कहती है मुझे बीमा की जरूरत नहीं है, तो अलग अलग तरीके से कि आपको बीमे की क्यों जरूरत नहीं है, एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कोई किसी के ऊपर तरीका हैंडल करने में सेट हो जाएगा, कोई किसी पर। सर, कार में कितने टायर होते हैं, कितने पहिए होते हैं। सामने से कस्टमर कहता है 4। सर, कार में एक पांचवा भी टायर होता है, जिसको बोलते हैं स्टेपनी। वो क्यों होता है, तो कस्टमर कहता है इमरजेंसी के लिए। सर, बीमा भी हमारा इमरजेंसी के लिए काम आता है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो बीमा पहले करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो कवर पहले लग जाता है। और आजकल तो जैसे ही हम मोबाइल लेते हैं तो साथ के साथ वो बीमा भी दे देते हैं कि सर बीमा हो जाएगा, स्क्रीन टूट जाएगी, ये दिक्कत हो गई, वो हो गई, तो आप साथ के साथ बीमा ले लीजिए, 2 साल का एक साथ में दे देते हैं। जब बीमा जब गाड़ी खरीदते हैं तो बीमा करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो कवर पहले लग जाता है, फिर बीमा भी ले लेते हैं। क्योंकि आप ये सबका बीमा क्यों लेते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल नुकसान से बचना चाहते हैं। जबकि आप ये सारी चीजें आप दोबारा पा सकते हैं।
फिर भी आप इनको सुरक्षित करते हैं। लेकिन इनसे ज्यादा जिस चीज को सुरक्षित करने की जरूरत है वो आप हैं, क्योंकि आपका कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक बार चले गए तो हमेशा खत्म। सर, हर साल भारत सरकार देश की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करती है। जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, इन तीनों सेनाओं पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है। लड़ाई कब होती है? लड़ाई कोई 10-15 साल में एक बार होती है। कभी हो गई हो गई। कारगिल के बाद अब जाके युद्ध हुआ अभी हमारा, ऑपरेशन सिंधु। लेकिन क्यों करती है कि ये भारत सरकार वहां की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च क्यों करती है? क्योंकि कभी भी लड़ाई हो सकती है। इसी तरीके से जीवन बीमा भी सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आज, सर, बीमा उस समय ही लेना चाहिए जब उसकी जरूरत ना हो, क्योंकि शायद आपको पता ही होगा कि जरूरत पड़ने पे बीमा शायद ना ले पाए। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा। ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, रजिस्टर पर एक एक करके नोट करते रहिए। कहीं से भी सीखते हैं उसको नोट करते रहिए। हर वीक, हर हफ्ता, सप्ताह में एक बार इन नोट्स को पढ़िए, क्योंकि बार बार ये आपके दिमाग में जाने चाहिए। एक रजिस्टर स्पेशल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर होना चाहिए, सभी नोट्स होने चाहिए, और सप्ताह में एक बार सैटरडे को शाम को बैठकर एक बार इसका, हर सैटरडे को इसको पढ़े, ताकि, क्योंकि संडे को मार्केट में निकलना होता है सुबह से, तो आपके पास कम से कम एक रजिस्टर होगा, तो आपके पास माइंड में चलता रहेगा कि इसको क्या बोलना, क्या बोल, किसको क्या बोल सकते हैं। सर, बीमा की जरूरत आपसे ज्यादा आपके परिवार को है। कभी आप अपने परिवार को रात में सोते हुए देखो, तो आपके चेहरे पर उनके चेहरे पर एक सुकून, एक शांति सी दिखाई देगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप हो। आपको बीमे की जरूरत है या नहीं? सर, आप मेरे लिए एक इंसान है, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, सर, आप आज बीमा नहीं लेंगे, ये आपको अपनी फैमिली से डिसाइड करना है कि आप अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। वो डिसाइड होगा कि आप बीमा लेंगे कि नहीं लेंगे। आप बीमा अगर नहीं भी लेंगे, तो थोड़ी देर के बाद मैं किसी और ये फॉर्म लेकर, कस्टमर के पास फॉर्म रखा हुआ है, सर आज बीमा नहीं भी लेंगे तो ये फॉर्म, अगर ये फॉर्म नहीं भी भरेंगे, तो मैं थोड़ी देर के बाद किसी और कस्टमर के पास बैठा हूंगा, क्योंकि आपके बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट राजेंद्र नगर में एक और है। आप बीमा नहीं लेंगे तो मैं और किसी के पास बैठूंगा, उसको समझाऊंगा, वो नहीं लेगा, किसी और के पास बैठूंगा। मेरे लिए आप एक इंसान हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। और सर, एक चीज और कहना चाहूंगा। मेरे लिए ये फॉर्म है ना, सिर्फ फॉर्म है। आप नहीं भरेंगे, कोई और फॉर्म भर देगा। लेकिन ये फॉर्म सिर्फ आपके लिए फॉर्म नहीं है, आपकी बिटिया का कन्यादान है। आपकी बिटिया का 21 लाख रुपए है, जो आज आप सिग्नेचर करके सिक्योर कर सकते हैं। ये फॉर्म निकला है आपकी बिटिया की कन्यादान को सिक्योर करने के लिए। 51 लाख रुपए मिलेगा। हम रहे या ना रहे, 51 लाख तो मिलना ही मिलना है। मेरे लिए फॉर्म है, लेकिन आपकी बिटिया के लिए, आपकी बिटिया का कन्यादान है। ये फॉर्म आप नहीं भरेंगे, मैं किसी और जगह फॉर्म भरूंगा, क्योंकि मुझे तो काम करना है। मुझे तो दुनिया को सिक्योर करना है। मैं सर मिशन के लिए निकला हूं।
लेकिन आप ये फॉर्म नहीं भरते तो सिंपली आप रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी बिटिया का कन्यादान। तो इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। एक बार अपने परिवार को आप अलग करके सोचो, कि हम सोचते हैं ना कि शांति से सो रहे हैं क्योंकि हम हैं, तो हमारा परिवार आराम से सो रहा है। एक दिन के लिए अलग करके देखें तो पता चलेगा कि क्या घमासान मचेगा हमारी फैमिली में। हम होते हैं तो हमारी फैमिली सुकून से सो रही है, हम होते हैं तो शांति से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कमाने वाला लेकर आ जाएगा और उनकी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन अगर एक दिन अगर पता चले कि अगर हम नहीं रहे, तो फैमिली का देख के सोचिए क्या होगा। सर आप ऐसे किसी तीन, या जो बंदा कह रहा है मुझे बीमा की जरूरत नहीं है, तो उसको ये कहिए, क्या आप ऐसे तीन लोगों के नाम और नंबर दे सकते हैं जो आपके ना रहने पर सेम लाइफस्टाइल आपकी फैमिली को दे सकते? दोस्तों मैक्सिमम लोग नहीं लिख पाते हैं ये नाम। जब हम पूछें कि क्या आप तीन लोगों के नाम नंबर दे सकते हैं, तो मैक्सिमम टाइम में लोग नहीं दे पाते। लेकिन एक बार एक एडवाइजर, एक बार एक एडवाइजर यही बात उसने पूछी कि क्या आप ऐसे तीन लोगों के नाम लिख कर देंगे, तो भाई साहब उसने फटाफट लिख के दे दिया। एक नाम लिख कर दे दिया। अब मैंने कहा कि क्या आप लिख कर देंगे? नहीं दे सकते तो ये बीमा, ये डायलॉग हम बोल सकते हैं, लेकिन उसने दे दिया सामने वाले ने। तो उसने पूछा कि सर ये किसका नाम है? उसने कहा मेरे छोटे भाई का है, इसको मैंने बेटे की तरह पाला है, अगर मैं नहीं रहा तो ये मेरी फैमिली को संभाले। तब उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने एक बात कही, उसने कहा कि क्या सर मैं आपसे इनसे बात कर सकता हूँ, इनके मोबाइल नंबर पे आपकी? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी कर सकते हैं। उन्होंने फोन किया, हाँ जी रमेश, ये आपके बड़े भाई सुरेश जी ने आपका नंबर दिया, अभी मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो आप इनकी फैमिली को संभालेंगे, सेम लाइफस्टाइल देंगे। और उस आदमी ने भी जोश में कह दिया जी हाँ जी, मैं संभालूंगा। तब उन्होंने कहा, तब उस एडवाइजर ने उससे पूछा फोन पर, सुरेश आप कितना कमाते हो? तब उसने कहा कि मैं 20,000 कमाता हूँ। और आपकी भी शादी हो गई? उसने कहा "हाँ, हो गई। आपकी फैमिली का जो खर्चा है वो कितना हो जाता है? उसने कहा 16,000 रुपये खर्चा लग जाता है। तब उसने कहा, जब ये बातें कह रहा था तो उसका बड़ा भाई सामने बैठा हुआ था। अब बताइए, जब 16,000 में वो अपनी फैमिली का देख रेख करता है, तो क्या 4,000 में आपकी फैमिली की सेम लाइफस्टाइल जो आप दे रहे हो दे पाएगा? तो दोस्तों इतना ही सुनना था। उस आदमी ने फोन काट दिया। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं समझ गया। और ये सच बात है। कहने को हम बोल सकते हैं कि कोई हमारी फैमिली का रिश्तेदार कर सकता है देखभाल, लेकिन जब एक्चुअल में बात आती है तो सब हाथ खड़े कर देते हैं। और उसके बाद उसने पॉलिसी दे दी। तो ऐसा कभी भी कोई आदमी, कोई एडवाइजर, कोई कस्टमर आपको नंबर लिख कर दे दे कि ये आदमी मेरी देखभाल करेगा, तो उससे बात जरूर कीजिएगा। एक आदमी के पास गए एडवाइजर, उसने कहा मेरे पास बहुत पॉलिसी है, बहुत पॉलिसी है। अब भाई साहब, रिटायर एंड एंजॉय का जमाना आपने देखा ही होगा। ओ भाई साहब, एक 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 21 साल की, एक 22 साल की, एक 23 साल की, एक 24 साल की, एक 25 साल की, 1-1 लाख रुपए की। और फिर पहले तो 50-50 हजार की भी देते थे। 50,000 की 21 साल की पॉलिसी दे दी, 50,000 की 22 साल की दे दी, 50,000 की 23 साल की दे दी, 50,000 की 24 साल की। और 1-1 लाख रुपए की भी देते थे, रिटायर एंड एंजॉय। याद है रिटायर एंड एंजॉय? आर एंड आर एंड ई लिखिए, अगर रिटायर एंड एंजॉय याद होगी तो आपको। किस किस को याद है चैट में लिख कर बताइए। रिटायर एंड एंजॉय।
आप में से किसी ने बेची? रिटायर एंड एंजॉय, जो 14 नंबर, 18 साल की, 14 नंबर 19 साल की, 14 नंबर, इस तरीके से बेचा करते थे। 914 पहले इस तरीके से कि टैक्स फ्री रिटर्न। किसी ने सेल की है चेक में? किसी ने सेल, भूपेंद्र जी ने नहीं की। तो पहले ये होता था कि लोग क्या करते थे कि 14 नंबर, जो कि 914 714 नंबर अभी हो चुकी है, तो एक दे देते थे 18 साल की, एक 19 साल की, एक 20 साल की, एक 21 साल की, 1 1 लाख रुपए की। और एक एक साल पर मैच्योर होती थी उस जमाने में। और मैच्योर होती थी तो क्या, एक साथ में 10 पॉलिसी 20 पॉलिसी बेच देते थे। किसी को 10 पॉलिसी दे दी तो 10 साल तक उसको पेंशन आएगी बड़ी। मान लो उसकी 30 साल की उम्र है, 60 साल से उसको पेंशन मिलने लग जाएगी 70 साल तक। इस तरीके से बेच दिया करते थे। अब ऐसे ही किसी के पास 15 पॉलिसी थी, 1 1 लाख रुपए की। तो कस्टमर क्या कहे, मेरे पास 15 पॉलिसी है। अब आप कहेंगे यार किसी के पास पॉलिसी नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन इसके पास तो 15 पॉलिसी है, इसको कैसे समझाऊं? कह रहे मेरे पास बहुत पॉलिसी है। कितनी पॉलिसी है? 15 पॉलिसी है। सर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने पहले से ही बहुत पॉलिसी ली हुई है। इसका मतलब है कि आप बीमे का महत्व समझते हैं। तो मुझे आपको बीमे का महत्व समझाने की जरूरत नहीं है। सर हिंदुस्तान में आपके जैसे बहुत कम लोग समझदार मैंने देखे हैं, जो बीमे के प्रति जागरूक हो रहते हैं। पहले उसको एक्नॉलेज करो, फिर उससे अगला क्वेश्चन पूछो। सर क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि आपके पास कुल कितने का बीमा लिया हुआ है? कुल कितने का बीमा है? फुल सम एश्योर्ड कितने का है? सर अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो देख सकता हूं, ताकि हम और आप मिलकर एक एक बार सारे निवेश का रिव्यू कर सकें, और उसमें कोई बदलाव होगा तो चेंज करने में भी मदद कर सकता हूं। या हम उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक आदमी कह रहा है मेरे पास 15 पॉलिसी है, 20 पॉलिसी है। सर ज्यादा पॉलिसी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि पर्याप्त मात्रा में जीवन बीमा होना इंपॉर्टेंट है। सर आपने महाभारत तो देखी होगी टीवी पर। उसमें एक थे कौरव, एक साइड कौरव थे और एक साइड पांडव थे। गिनती में कौन ज्यादा थे? कौरव। और जीत किसकी हुई? पांडव की। सर मैं यही समझाना चाहता हूं कि ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना पर्याप्त होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है ना कि जब आपने देखा कि आदमी तो कम से कम 1 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए, बोल रहा 15 पॉलिसी है, लेकिन आपने उसका देखा तो कुल मिलाकर अगर 50 50 हजार की भी पॉलिसी हुई 15, तो 7.5 लाख का बीमा। और अगर 1 1 लाख का भी बीमा होगा तो 15 लाख। तो कहने को तो उसके पास 15 पॉलिसी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक और डायलॉग बोल सकते हैं, जिस प्रकार से गाड़ी को सही रखने के लिए समय समय पर सर्विस या चेकअप करना जरूरी है, उसी प्रकार समय समय पर निवेश का चेकअप भी करना जरूरी है। हो सकता है आपके द्वारा निवेश, अब मान लीजिए किसी ने 2015 में 1 1 लाख रुपए की 10 पॉलिसी ली। किसी ने 2015 में 1 1 लाख रुपए की 10 पॉलिसी ली, यानी टोटल सम एश्योर्ड 10 लाख। हो सकता है कि उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से उस समय पर 2015 में 10 लाख रुपए की पॉलिसी सही होगी। लेकिन 2015 से आज कितना हो गया, 2025, यानी 10 साल बाद, जो 10 साल पहले थी और अब 10 साल बाद, सब चीजें, आज मोबाइल भी लेते हैं तो अपग्रेड मांगता है हर कुछ दिनों के बाद। तो जब उसका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया तो उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपग्रेड करनी नहीं चाहिए? ये भी हम एक तरीका कस्टमर को बता सकते हैं कि अपग्रेड करने का, इसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। जो लाइफस्टाइल पहले था वो
अब ये बात तो मैंने जब एजेंट को समझाई कि महाभारत और पांडव का ये डायलॉग बोलना है, और वो गया भी एक कस्टमर के पास, लेकिन इस बार कस्टमर ने एक बात कही। मैंने आपको क्या कहा, नंबर ऑफ पॉलिसी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्याप्त बीमा होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार कस्टमर के पास एक एडवाइजर गया, और उसने कस्टमर से जब बात की तो उसने कहा मेरे पास पहले से 1 करोड़ का बीमा है। कितने का? 1 करोड़ रुपए का। अब नंबर ऑफ पॉलिसी ज्यादा हो तो हम कुछ बोले भी कि पर्याप्त, लेकिन अगले बंदे के पास तो पहले से 1 करोड़ का बीमा है, उसको क्या बोलना है? तो उसको क्या बोलना है ये मैं बता। सर मुझे लगा था आपके पास पूरा बीमा होगा, क्योंकि सर और बड़ा बीमा होगा, क्योंकि सर इतना बड़ा बीमा आपकी, इतना 1 करोड़ का बीमा आपकी जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है एक बार और बैठकर विचार करना चाहिए। जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका घर है, जो आपकी गाड़ी है, जो जैसा आपका बिजनेस है, उसको देखकर लगता है कम से कम आपका बीमा 5 से 10 करोड़ का होना चाहिए। आपका सिर्फ 1 करोड़ का ही बीमा। मुझे लगा कम से कम 5-10 से करोड़ से कम नहीं होगा। अब कस्टमर क्या है, अपने आप को बोला 1 करोड़ का बीमा है, तो हम डर गए। तो डरना नहीं है, उसको बोलना है कि मुझे लगा सर आपको देखकर कि आपका बीमा तो 5-10 करोड़ का होना चाहिए। 5-10 करोड़ का बीमा होगा, लेकिन आपका तो सिर्फ 1 करोड़ का ही बीमा है। जो आपका लाइफस्टाइल, आपका बिजनेस, आपका घर, आपका गाड़ी, ये सब देखकर लगता है कि कम से कम 10 करोड़ का बीमा हो। सर मुझे लगता है कि हमें और आपको बैठकर एक बार फिर से इस प्लानिंग को अपडेट करना चाहिए। एक बार देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत। तो इसको भी, अगर बड़ा बीमा कोई कहता है तो उसको हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये कस्टमर के पास एक एजेंट गया। कस्टमर ने कहा मेरे पास बहुत पैसा है। उसको भी लगा कि यार पैसा तो है, मैं मर गया ना तो मेरे बाद तो कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। आई हैव टू मच मनी। सर मेरे पास, सर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर में ताला लगा कर जाते हैं, या चौकीदार के भरोसे छोड़कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई कहीं चोरी ना हो जाए। उसी तरह बीमा भी आपके पैसे के ऊपर एक ताले की तरह काम करता है, ताकि आपके रहते या ना रहते आपकी वेल्थ कम ना हो। उसको एक एग्जांपल हम ये भी बता सकते हैं कि आज पिछले 25 सालों से आप काम कर रहे हैं। जब एज आपकी 25 साल थी, जब गांव से क्या लेकर आए थे? हर आदमी कहता है मैं गांव से 100 रुपए लेकर आया था। गांव बहुत छोटे से शुरुआत की थी। सब यही, सबकी कहानियां यही चलती। और आज आप कितने रुपए कमा रहे हैं? साल का 5 करोड़ रुपए। अब आपके पास 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अगले 25 साल और इसी एक्सपीरियंस, इसी पैसे को, पहले आपके पास आज से 25 साल के बाद पैसा लगाने को नहीं था, आपकी सोच, थिंकिंग डेवलप नहीं थी। लेकिन आज आपके 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। आज आपके पास करोड़ों रुपए है इन्वेस्टमेंट धंधे में लगाने के लिए। इस धंधे में लगाकर आने वाले 25 साल में और कितना बिजनेस कर लेंगे? बहुत ज्यादा कर लेंगे आने वाले। तो अगर आज ही कुछ हो गया तो ये जो पैसा आप आने वाले 15-20 सालों में है, ये तो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी को सिक्योर करने का, जो आने वाले 25 साल की इनकम को सिक्योर करने का, ये एक टिकट है। ये एक टिकट है। एक एक तरीका और भी हम हैंडल कर सकते हैं कस्टमर को। सर आपके पास 2 गाड़ियां हैं,
एक मर्सिडीज बेंज, और एक टाटा नैनो। मान लीजिए एक नैनो गाड़ी है और एक आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन आपके बिल्डिंग में एक ही गाड़ी पार्क करने की जगह है, बाकी दूसरी बिल्डिंग से बाहर। आप अपनी बिल्डिंग में कौन सी गाड़ी पार्क करेंगे? बताइए, नैनो गाड़ी पार्क करेंगे या मर्सिडीज? नैनो के लिए एन लिखिए और मर्सिडीज के लिए एम लिखिए, चैट में लिखिए। आप बताइए, नैनो गाड़ी अब पार्क करेंगे या मर्सिडीज? चैट में लिखिए। मर्सिडीज। भूपेंद्र जी ने कहा मर्सिडीज। क्यों करेंगे? क्योंकि मर्सिडीज महंगी है और नैनो सस्ती है, इसलिए सेफ पार्किंग में मर्सिडीज को रखेंगे और अनसेफ में नैनो को रख सकते हैं। सर, आप अपने परिवार के लिए नैनो गाड़ी है कि मर्सिडीज गाड़ी है? आपने अपने आप को पार किया क्या? सबसे महंगी एसेट्स अपनी फैमिली के लिए आप हो, और आपने अपने आप को ही सिक्योर नहीं कर रखा, सेफ नहीं कर रखा। सर, आज मैं वही आपको पार्क करने के लिए यहां पर आया हूं। इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्शन को बता सकते कि जब कस्टमर कहता कि दुविधा में है, तो हम उसको ये सॉल्यूशन बता सकते। और सर, जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं, बाजार में दुकान, और दुकान बंद हो, आप बाजार जा रहे हो, कहीं दुकान बंद हो, तो सबसे बड़ा ताला किस दुकान पर लगता है? मुझे लगता है शायद सुनार की दुकान पर या बैंक में लगता होगा। मालूम है सर, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको उतने ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको सुरक्षा की उतनी ज्यादा जरूरत है। आप देखेंगे बैंक बैंक एटीएम पर रात को भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू है। जितनी ज्यादा वैल्यू जहां पर, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है, यानी उसकी सुरक्षा की जरूरत होती है। और आप इतनी ज्यादा वैल्यू है आपकी, आपकी सुरक्षा की तो और ज्यादा जरूरत है। सर, आज आपके पास जो पैसा है आपके बैंक में, इस वाले बैंक में हो या एलआईसी वाले बैंक में, ऊपर वाली पॉकेट में हो या नीचे वाली, क्या कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन इसी तरीके से कुछ पैसा आपके पास बैंक में जहां पर भी है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पैसा आप एलआईसी में भी डालें। मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा बैंक में डालना है, एलआईसी में डालना है। कुछ पैसा आपको जहां लगता है वहां लगाइए, कुछ पैसा एलआईसी। क्योंकि कहीं भी पैसा आप डालेंगे, जितना डाला था उतना ही मिलेगा। लेकिन एलआईसी में अगर डाल दिया, मान लीजिए आज म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपने डाला हुआ है, आज अगर कुछ हो जाता है तो आज की वैल्यू जो भी होगी वो उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, आपकी फैमिली को। लेकिन एलआईसी में अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है और अगर आपको कोई मिस हो जाती है, तो चाहे आपने 10 लाख ही भरे हो तो भी आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलेगा, मैच्योरिटी भी मिलेगी। वो कहता कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये एक बड़ी समस्या है कि मैं आपको बाद में बताऊं। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा कौन सा कारण है जो आपको आज फैसला लेने से रोक रहा है? ऐसी कौन, ये डायलॉग तो हर जगह पर फिट होता है, हर जगह पे, कि जब भी पॉलिसी ना ले तो उससे ये जरूर पूछे, क्या मैं जान सकता हूं ऐसा कौन सा कारण है जिसको आज फैसला, आज डिसीजन लेने से रोक रहा है? पार्टी को समझना चाहिए कि बीमा बाद में लेने से, पार्टी को हमें समझाना है कि बीमा बाद में लेने से उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे उसकी उम्र बढ़ सक जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी तो प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, टर्म कम होगी, मैच्योरिटी भी कम मिलेगी। टर्म कम मिलेगी, मैच्योरिटी कम मिलेगी, प्रीमियम ज्यादा होगा, एज ज्यादा होगी। सर, बीमा जिस समय मिल रहा हो
उस समय ले लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं बाद में मिले या ना मिले, या फिर आप ले पाए या नहीं ले पाए। जो लोग बाद में बीमा की बात करेंगे, बाद में बताऊंगा, उसको जरूर पूछिए कि सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो बता देगा। उसको पूछिए सर डेट ऑफ डेड क्या है, डीओडी, डेट ऑफ डेड, ये किसको पता है। तो सर आप कैसे, जब वो कहेगा तब उसको कहिए सर आप कैसे कह सकते हैं कि बाद में बताता हूं, एक पल का भरोसा नहीं तो आप कैसे बता सकते। सर आप अगर टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी, कार जितना देर से खरीदेंगे उतना सस्ता मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन जीवन बीमा जितना देर से खरीदोगे उतना महंगा मिलेगा। और इस डायलॉग को लिख लीजिए जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। शादी, बच्चा, पॉलिसी। शादी, बच्चा, पॉलिसी जब हो रही हो करा लेना चाहिए, बाद में होती भी है या नहीं होती पता नहीं। अब किसी की शादी है, कोई कह रहा है मैं करियर बनाऊंगा पहले, करियर बनाते बनाते इतना टाइम हो गया कि बाद में शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही। लड़की मिल गई तो लोग कह रहे हैं अभी बाद में डिसाइड करेंगे बच्चा होना है कि नहीं होना, पहले बच्चा कर नहीं रहे थे अब बच्चा हो नहीं रहा। आज कितनी ज्यादा समस्याएं आ रही है। इसी तरीके से आपने देखा भी होगा कि बीमा पहले हो नहीं रहा था, अब बाद में, पहले ले नहीं रहे थे अब हो नहीं रहा। तो शायद मैंने एक आपको पहले भी बताया कि जब भी कस्टमर इस तरीके से बोले तो एक इमोशनल स्टोरी आपको बताई थी कि एक पेपर पर लेफ्ट हैंड से लिखना है, लिख लीजिए पेपर से पर, लेफ्ट हैंड पर लिखना है, इतनी स्लिप बना लीजिए, इस स्लिप पर लिखना है लेफ्ट हैंड से। जो राइट हैंड से लिखता है लेफ्ट से लिखिए, जो लेफ्ट से लिखता है राइट से लिखिए। यानी जो यूज कर रहा है राइट हैंड, वो राइट हैंड से नहीं लिखेगा, लेफ्ट हैंड से लिखेगा। और जो लेफ्ट हैंड से लिखता है वो राइट हैंड से लिखेगा। क्या लिखना है, क्या मेरा बीमा हो पाएगा, लिखिए। चट में लिखने के बाद जरूर दिखाइएगा सभी को। ये मैसेज मैं बता रहा हूं, सभी को करना है एक्टिविटी, लिखना है क्या मेरा बीमा हो पाएगा, एक स्लिप पर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एक स्लिप पर लिखना है, जिसने लिख लिया वो डन करेगा, क्या मेरा बीमा हो पाएगा। जो सीधे हाथ से लिखते हैं उल्टे हाथ से लिखेंगे, जो उल्टे हाथ से लिखते हैं वो सीधे हाथ से लिखेंगे, राइट है। डन लिखना है करने के बाद, क्या मेरा बीमा हो पाएगा, क्या मेरा बीमा हो पाएगा। डन लिख, डन कर दो जिसने लिख दिया हो, और अगर कैमरे में दिखा सकता हो तो दिखा दीजिए। जो राइट हैंड से लिखता है वो लेफ्ट हैंड से लिखेगा, जो लेफ्ट हैंड से लिखता है राइट हैंड से। स्लिप पर लिखना है, कैमरे पर दिखाना है, अगर ओपन कर सकते हो। देखते हैं पहले कौन लिखता है। हम्म, हम्म। अच्छा, महेंद्र जी ने लिख लिया है। हाँ जी। और कौन, किसने लिख दिया है, सभी लोग डन करेंगे लिखने के बाद, डन लिख देंगे कि मैंने लिख दिया है। महेंद्र जी ने लिख दिया, बाकी लोग, सभी लोग लिखेंगे। भूपेंद्र जी, महेश जी, राजे बाबू जी,
श्रीनिवास जी, वीवो V22। सभी लोग डन लिखेंगे। तो दोस्तों जब हम लिखेंगे क्या मेरा बीमा हो पाएगा, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सही राइटिंग नहीं आई है। सही राइटिंग नहीं आई है, समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है। सही कह रहा हूं। इस पेपर को लेमिनेशन करवा लेना। जो आज लिखा है क्या मेरा बीमा होगा, लेमिनेशन करा लेना। जब भी कस्टमर कल के ऊपर टालता है तो उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है, सर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आज से 1 साल पहले मुझे एक फोन आया मेरे किसी जानकार का कि हॉस्पिटल में है वो। उनके घर वालों का फोन आया कि हॉस्पिटल में है, और मैं भी उनसे मिलने के लिए चला गया। जब मिलने गया तो वो इमरजेंसी वार्ड में थे। जब मैंने एंट्री करने की कोशिश की तो वहां मुझे रोक दिया गया कि नहीं मिल सकते। फिर मैंने शीशे की ओर शीशे से देख रहा था तो उस पेशेंट ने, जो हमारे जानकार थे, उन्होंने इशारा किया और मुझे बुलाया। नर्स ने कहा अंदर जा तो रहे हो लेकिन बोलना नहीं है, पेशेंट को बात करना अलाउड नहीं है। जब पेशेंट को बात करना अलाउड देख रहे थे कि पेशेंट कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं है, तो उसने कुछ कहा कि इशारा किया कि मैं लिखकर कुछ बताना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। तो वहां से एक पैड दिया गया उनको लिखने के लिए और उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने मेरे हाथ में दिया और जब मैंने उस पर्ची को खोल कर देखा तो उसमें ये लिखा। ये कस्टमर को दिखाइए, ये लिखा था। देखिए, एक बीमार आदमी कैसा लिखेगा, सेम ऐसे ही लिखेगा ना जैसे अभी आपने उल्टे हाथ से लिखा। एक बीमार आदमी जिससे बोला नहीं जा रहा, जिसकी तबीयत खराब है, वो ऐसे ही लड़खड़ाते हुए लिखेगा ना। अब यही चीज आप कस्टमर को इनकैश कर सकते हैं कि सर, जब उन्होंने कुछ लिख कर दिया, मैंने देखा तो उस पर लिखा था कि क्या मेरा बीमा होगा। मैंने उस समय कहा कि आप ठीक हो जाइए, फिर बात करते हैं। आप आ जाइए, हो जाएगा, आपसे बात करते हैं। दोस्तों, उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन वो शख्स हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाया, यानी कि डेथ हो गई। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 से 3 साल से उनके पीछे मैं लगा हुआ था कंटिन्यू कि बीमा ले लो, लेकिन उन्होंने हमेशा रिजेक्ट करते रहे कि बाद में लूंगा, बाद में लूंगा। लेकिन अंतिम वक्त आया तो उन्होंने ये पर्ची आज तक मैंने संभाल कर रखी हुई है उस हॉस्पिटल में। आज भी उनका चेहरा, मैं जब भी कोई कस्टमर मुझे कहता है कि बाद में पॉलिसी करवाऊंगा, उनका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। आज भी मैंने उनकी ये याद, मैंने लेमिनेशन लेमिनेशन करा रखा कि सर, आज वक्त है तो पॉलिसी ले लीजिए। आज आप स्वस्थ हैं तो बीमा ले सकते हैं। कल अगर अस्वस्थ हो गए तो बीमा आपको रिजेक्ट कर देगा। आज आप रिजेक्ट कर रहे हैं, बाद में लेंगे, कल LIC आपको मना कर सकती है। बीमा, सर बाद में बीमा लेता हूं बोलकर बहुत सारे लोग, अभी उड़ीसा 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 का एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारे लोग मारे गए थे। सर बाद में लेता हूं बोलकर बहुत सारे लोग कहीं इधर से उधर जाते हैं, और रेल दुर्घटना हो गया उड़ीसा का। बहुत सारे लोग मारे गए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि आकर लेता हूं। किसी ने कहा कि मैं शहर में कमा कर आऊंगा फिर लूंगा। किसी ने कहा कि, बहुत सारे लोगों के परिवार उजड़ गए। सर आज आपको इसीलिए बीमा तुरंत लेने की जरूरत होती है। चीज है, बाद में नहीं। क्योंकि बाद, आज आपको टीवी की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर आप बाद में भी टीवी ले सकते हैं, गाड़ी की जरूरत बाद में भी ले सकते हैं।
क्योंकि अधिकतर लोग आजकल क्या चल रहा है, टीवी गाड़ी सब किस्तों पे लेने की सोच रहे हैं, लेकिन बीमा की नहीं सोच रहे। तो उनको कह सकते हैं कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल ये सब बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन बीमा जरूरत पड़ने पर नहीं ले सकते। लेकिन आज आपको बीमे की जरूरत नहीं है, कल जरूरत पड़ने पर बीमा नहीं ले पाओगे। आज आपकी उम्र सही है, अच्छा स्वस्थ है, आपके पास कैपेसिटी है बीमा लेने की, पैसा है, आप बीमे को ठुकरा रहे हैं। कल हो सकता है बीमा आपको ठुकरा दे, क्योंकि कल उम्र बढ़ सकती है, स्वास्थ्य का पता नहीं कैसा होगा, प्रीमियम भरने की क्षमता होगी कि नहीं ये नहीं पता। तो इस तरीके से भी हम बातचीत कर सकते हैं। यहां पर क्लियर हुआ? जो मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, चैट में लिखकर बताइए। ओके, महेंद्र जी को क्लियर हो रही है, बाकी लोगों को क्लियर हो रहे हैं जो मेरे ऑब्जेक्शंस हैं, मैं बता रहा हूँ। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास बीमा, मेरे पास पैसा नहीं है बीमा के लिए। आई डोंट हैव मनी। सर बीमा सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जरूरी है जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब आप आज हैं तब पैसा नहीं है। जरा सोचिए, कल अगर आप नहीं रहे परिवार के साथ, तो परिवार के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं होगा, तब परिवार का क्या होगा? क्योंकि आज आपकी कमाई पर ही तो आपका परिवार निर्भर है। सर मैं समझ सकता हूं आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं। रमेश के पास कोई पैसा, उसके बैंक में जीरो बैंक बैलेंस है। सुरेश के पास उसके बैंक में 10 लाख रुपए हैं। दोनों ही दोस्त एक बार कहीं घूमने जाते हैं और एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब आप बताइए, रमेश को ज्यादा पैसे की, फैमिली को ज्यादा जरूरत है पैसे की, या सुरेश को? बिल्कुल सही, रमेश को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस जीरो है। अब उसकी फैमिली क्या करेगी? सुरेश के बैंक बैलेंस में तो 10 लाख रुपए हैं। मैं आपको नहीं बोलता अगर आपके बैंक अकाउंट में 10-20 लाख रुपए होते, लेकिन आप कह रहे हैं अभी कितने साल हो गए काम करते हुए सर आपको? मुझे 15 साल हो गए काम करते हुए। 15 साल हो गए सर, आज 15 साल के बाद भी आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। आपका बेटा, आपकी बिटिया 4 साल की है, और ये देखते ही देखते कब 20 साल की हो जाएगी, और जब उसकी शादी का वक्त होगा, सोचिए अगर उस समय पर कोई पैसे की प्रॉब्लम ना हो, आपका गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है, गाड़ी गिफ्ट दे रहे हैं, आपका जो फर्नीचर खरीदने का मन कर रहा है वो खरीद रहे हैं, खरीद कर दे रहे हैं, शादी बढ़िया से बैंक्वेट हॉल में हो रही है, हर साजो सामान हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना आपने ऑर्गेनाइज किया, बर्तन बर्तन हर चीज दिया आपने बिटिया को, कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। सोचिए कैसा रहेगा वो दिन। अब सोचिए अगर ये अब एक बार एक और हम देखते हैं, आज आपके पास पैसा नहीं है, और अगर आज से 17-18 साल के बाद भी पैसा नहीं हो, तो सोचिए क्या होगा। आपकी बिटिया के लिए वर मिल गया बढ़िया सा, शादी का वक्त हो गया, लड़का मिल गया, लड़के वाले राजी हो गए, आपके पास पैसा। मैं कहता हूं जब ये 15 साल आपका हाथ टाइट है बोलकर, अभी तक आप पैसे का ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, क्या आप बोल सकते हैं कि आने वाले 18 साल बाद भी आप कर लेंगे? सर मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं कन्यादान, हम रहे या ना रहे उस समय मिलेगा, उस समय एक लमसम इतना पैसा मिलेगा, और अगर हम नहीं रहे तो ये भी पीछे में मिलेगा। उसके लिए आसान से किस्तों में आप 200 रुपये पर डे, 300 रुपये पर डे, 400 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे आसानी से
शुरुआत कर सकते हैं। जो आपका मन करे, 500 रुपये पर डे बचत करना है 500 रुपये कीजिए, 400 रुपये करना है 400 कीजिए, 300 करना है 300 कीजिए, 200 करना है 200 कीजिए, 100 रुपये करना है 100 रुपये कीजिए। लेकिन कुछ से शुरुआत कीजिए, चाहे धीरे धीरे बाद में अपग्रेड कर लें। क्योंकि आज आपकी बिटिया ऑलरेडी आप 4 साल लेट है, ऑलरेडी आप 4 साल लेट हैं। आपकी बिटिया 4 साल की हो चुकी, 4 साल लेट है कि नहीं आप बताइए। अब कस्टमर कहेगा हाँ लेट तो हूं। तो मैं कहता हूं कहीं से भी शुरुआत कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर 4 साल पहले को शुरुआत की होती तो प्रीमियम और कम होता, और एक हमें समय मिलता जमा करने का, टर्म ज्यादा मिलती। लेकिन अब बिटिया की उम्र 4 साल ऑलरेडी है, तो हमें टर्म कम मिलेगी। उम्र ज्यादा, टर्म कम से प्रीमियम ज्यादा। और अगर यही अगर 3 4 साल बाद और सोच कर बताएंगे, तो और बड़ा प्रीमियम, और कम टर्म, और कम मैच्योरिटी। और एक बात बताऊं सर, मुझे तो आप बाद में भी लेंगे ना, तो फायदा ही है। और कस्टमर कहेगा बाद में लेंगे तो क्या फायदा। सर बाद में आप लेंगे तो प्रीमियम बढ़कर होगा, टर्म कम होगी उससे प्रीमियम बढ़ेगा, तो हमें तो कमीशन ज्यादा ही मिलेगा, हमें तो जो मिलना है वो ज्यादा ही मिलेगा। ये आपके लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि बिटिया को हमें, मेरा एक मिशन है कि हर बिटिया को सिक्योर करना है। कम से करो ज्यादा से करो, लेकिन करो। इस तरीके से भी हम कस्टमर जो कहता है कि मैं बाद में पैसे नहीं है या बाद में करूंगा, उसको हम कह सकते हैं। कोई लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। सर मैं समझ सकता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या करें। सर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पैसे की नहीं, यहाँ है प्रायोरिटी की, प्राथमिकता है। कि प्राथमिकता है कि आप किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज आपकी सैलरी कितनी है। मेरी सैलरी 30,000 रुपए है। कस्टमर कहता है मेरी सैलरी 30,000 है। सर अगर मान लीजिए अगले महीने से आपको 3,000 रुपए या 2,000 रुपए कम मिलने लगे, तो क्या नौकरी छोड़ दोगे, या आपका घर चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं चल तो जाएगा, अगर 2,000 रुपये अगर कम हो जाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं होगा, मैं कर लूंगा। लेकिन सर अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि 28,000 आपको सैलरी नहीं नहीं दूंगा, आपको सिर्फ 2,000 दूंगा, तो चल पाएगा क्या। तब तो नहीं चल पाएगा। सर आप ये मान कर चलिए कि आपकी सैलरी 27,000 रुपए है। और रोटी कपड़ा मकान, आज तो हर आदमी समझदार हो गया। रोटी कपड़ा मकान जैसे हमारी बेसिक नीड्स हैं, वैसे ही इंश्योरेंस बेसिक नीड्स हैं। वैसे ही बेसिक नीड्स हमारी इंश्योरेंस भी है। जितना पैसा हम प्रायोरिटी उनको देते हैं, उतना ही प्रायोरिटी हमें इंश्योरेंस को देना चाहिए। पहले के टाइम में एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी, चाचा मामे ताऊ सब। अगर एक को कुछ हो भी जाता था, तो उसका बच्चा सब लोग मिलकर पाल लेते थे। लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली नहीं है। तो आज सबसे ज्यादा बीमे की जरूरत है। आप बताइए अगर आपके साथ में कोई मिसहैपनिंग होती है, तो आपके कितने लोग आपके पास आ सकते हैं हेल्प करने के लिए। मान लीजिए उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम है विजय शर्मा। तो उसको क्या डायलॉग हम बोल सकते हैं, उसको बोल सम बता। सर, सर आप बीमा नहीं लेंगे ना, तो मुझे तो 1,000 शर्मा मिल जाएंगे। अगर मुझे आप बीमा नहीं लेंगे, 1,000 शर्मा और मिल जाएंगे। मान लीजिए उसका नाम है विजय शर्मा, तो उसको कहिए 1,000 शर्मा और मिल जाएंगे। अगर आप बीमा नहीं लेंगे तो 1,000 शर्मा और मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया, तो 1,000 शर्मा में से एक शर्मा भी आपकी फैमिली को देख रेख करने के लिए नहीं आएगा। सच कह रहा हूं, एग्री है कि नहीं है।
शर्मा का मतलब क्या होगा, उसकी कास्ट में 1,000 लोग भी आ जाएंगे ना तो भी हेल्प नहीं करेंगे, जिनको वो जानता होगा। मुझे तो 1,000 शर्मा मिल जाएंगे, लेकिन आपको 1,000 शर्मा से एक शर्मा भी आपकी फैमिली की देखभाल करने नहीं आएगा। इसलिए बीमा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कस्टमर को अलग अलग तरीकों से हम हैंडल कर सकते हैं दोस्त, और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है, बहुत सारे अलग अलग जवाब हम दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। मैं अपने कई कोर्सेज में ये अलग अलग सेशंस देता रहता हूँ, अलग अलग नॉलेज ऑब्जेक्शन को बताता रहता हूँ। अभी तक की ऑब्जेक्शन आपको कैसी लगी है, आज का सेशन कैसा रहा, चैट में लिखकर बताइए दोस्त। आज का सेशन यहां तक का कैसा लगा, चैट में लिखकर बताइए। ऐसे छोटे सेशन की रील भी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की रील भी बनाई जाए तो कैसा रहे। तो मैंने जो आपको, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे तो वहां पर भी मेरी कई रील ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर में आएगी। और भी कई चीजें आएंगी। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जितनी ज्यादा आप सीखेंगे उतना, इसका एक रजिस्टर बनाइए सबसे पहली बात। जब इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जब यशमित आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराएंगे, जब ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी, एक राजा, दो राजाओं की लड़ाई हो रही थी। एक राजा दूसरे राजा को लगातार मारते चला जा रहा था, उसकी सेना मरती चली जा रही थी, कमजोर पड़ती चली जा रही थी। जो ताकतवर राजा था, उसका जो घोड़ा था, उसकी घोड़े की पैर में कील चुभ गई। और कील चुभते ही वो घोड़ा लड़खड़ा कर गिरा। और घोड़ा लड़खड़ा कर गिरा तो जो कमजोर राजा था, उस कमजोर राजा ने ताकतवर राजा के ऊपर हमला कर दिया। और हमला अचानक से होते ही वो राजा वहीं मारा गया। जब राजा मर गया तो उसकी प्रजा, वो भी ताकतवर थी, उसने हथियार डाल दिए। एक छोटी सी कील की वजह से एक कमजोर राजा ने एक ताकतवर राजा को मार दिया। एक छोटी सी कील की वजह से एक ताकतवर राजा एक कमजोर राजा से मारा गया। एक छोटी सी कील। ये छोटी सी कील क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलर। आपने बिल्कुल तैयारी कर ली, आपने कॉम्बिनेशन कर लिया, आपने हर चीज प्रोस्पेक्टिंग कर ली, सारी तैयारी कर ली, सूट बूट पहन लिए, सब कुछ कर लिया। अब आप जा रहे हैं, फोन कर लिया, अपॉइंटमेंट ले ली, सब कुछ कर लिया। एक कील ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सही से हैंडल नहीं कर पाए, सारी तैयारी धाराशायी हो जाएगी। एग्री है कि नहीं है? मेरी बात से एग्री है? चैट में लिखिए। सारी तैयारी धाराशायी हो जाएगी, जितनी हमारी तैयारी होगी। तो जितना वेटेज आप देते हो हर चीज को, सूट बूट, पर्सनैलिटी को, कम्युनिकेशन को, हर चीज को दे रहे हो, अपॉइंटमेंट सील करना, मीटिंग करना, फॉलो अप करना, ये सब चीजों को उतना ही वेटेज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी। एक कील से आपकी पूरी प्लानिंग धाराशायी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने का भी एक तरीका है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे बात करना है उसका एक तरीका है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है उसका एक तरीका है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके से डायलॉग डिलीवरी हम कर सकते हैं। ये हम आने वाले फिर कोर्सेज में आपको गाइड करेंगे।
तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे आपके साथ। इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू महेंद्र जी।